हेलो बच्चों, नमस्कार। जय जिनेंद्र। मैं सीए चिरंजीव जैन फिर से आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। हम रिवाइज कर रहे हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर में। अभी तक हमने कॉन्सेप्ट नंबर 5 तक किया है। कॉन्सेप्ट नंबर 5 वाज क्लासिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो हमने उसमें देखा फाइनेंशियल लायबिलिटीज मेजर्ड एफबीटीपीएल एंड अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, और हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर बोथ। आज उसी टॉपिक को हम एक्सटेंड करेंगे और डिस्कस करेंगे मॉडिफिकेशन इन फाइनेंशियल लायबिलिटी। दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 6। एक्चुअली ये डिस्कशन है डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी का। तो डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी हम कब करते हैं? मीन्स व्हेन वी डी रिकॉग्नाइज द फाइनेंशियल लायबिलिटी। फाइनेंशियल लायबिलिटी को हम डी रिकॉग्नाइज करते हैं जब उसका पेमेंट हो जाए, या उस फाइनेंशियल लायबिलिटी को हम कैंसिल कर दें, या तो उस फाइनेंशियल लायबिलिटी के टर्म्स में मॉडिफिकेशन हो जाए। तो नाउ दैट मॉडिफिकेशन वाला पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर मॉडिफिकेशन हो जाए फाइनेंशियल लायबिलिटी में, तब क्या उसको हम डी रिकॉग्नाइज करेंगे या नहीं करेंगे, वो डिस्कस करने वाले हैं। नाउ द डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी इन केस ऑफ मॉडिफिकेशन डिपेंड्स अपॉन अबाउट द मॉडिफाइड टर्म्स। तो इंडेस क्या कहता है कि अगर मॉडिफाइड टर्म्स आर सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल टर्म्स, करेक्ट? क्या बोलता है? मॉडिफाइड टर्म्स आर सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल टर्म, देन एंटिटी को फॉलो करना पड़ता है एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग, करेक्ट? एंड इफ मॉडिफाइड टर्म्स आर नॉट सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल टर्म, देन एंटिटी विल फॉलो मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग। अब ये एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग क्या होता है, उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हाउ वी विल अंडरस्टैंड कि मॉडिफाइड टर्म्स आर सब्सटेंशियली डिफरेंट और नॉट सब्सटेंशियली डिफरेंट। समझ में आया? तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा व्हेन अ मॉडिफाइड टर्म्स आर सब्सटेंशियली और नॉट सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल टर्म। उसके लिए इंडियस ने क्या दिया? एक टेस्ट दिया जिसे हम बोलते हैं 10% टेस्ट। तो व्हाट इज दिस टेस्ट? इस टेस्ट के लिए उन्होंने एक इक्वेशन दिया। इक्वेशन क्या? a माइनस बी मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 10% ऑफ बी। यहाँ पे a क्या है, b क्या है, वो हमें डिस्कस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें इस टेस्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा। इफ द टेस्ट इज सेटिस्फाइड, देन इट मीन्स मॉडिफाइड टर्म्स आर सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल टर्म, और हम फॉलो करेंगे एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग। और अगर ये टेस्ट सेटिस्फाइड नहीं होता है, मीन्स इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड, इसका मतलब क्या हुआ? मॉडिफाइड टर्म्स आर नॉट सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल टर्म एंड वी विल फॉलो मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग। यहाँ तक समझ में आया? तो इक्वेशन क्या है इस टेस्ट के लिए? a माइनस बी इज मोर देन और इक्वल टू 10% ऑफ b, जहां पे a इज इक्वल टू व्हाट? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मॉडिफाइड टर्म्स। ध्यान सुनिएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मॉडिफाइड कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मॉडिफाइड कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो प्लस लीगल फी पेड इफ एनी, डिस्काउंटेड बाय यूजिंग ओरिजिनल ईआईआर, गॉट दिस पॉइंट? समझ में आया? तो a इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ modified contractual cash outflow plus legal fee paid if any, discounted by using original EIR, correct? B is equal to nothing but it is carrying amount of existing liability on the date of modification. Carrying amount of existing liability on the date of modification. Carrying amount is nothing but amortized cost. Carrying amount का मतलब क्या हुआ? amortized cost कैलकुलेट करना। amortized cost या तो आप amortized cost टेबल बना के कैलकुलेट कर लीजिए, या तो प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर आप प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक यूज कर रहे हो, तो दैट विल बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो अंडर ओरिजिनल टर्म डिस्काउंटेड बाय यूजिंग ओरिजिनल ईआईआर, गॉट दिस पॉइंट? तो बी मीन्स क्या हुआ? बी मीन्स कैरिंग अमाउंट ऑफ एग्जिस्टिंग लायबिलिटी। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कैरिंग अमाउंट, थैंक यू वेरी मच। नहीं दिया हुआ तो या तो आप एमोटाइज कॉस्ट टेबल से कैलकुलेट कर लीजिए, या तो प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक से कैलकुलेट कर लीजिए, गॉट दिस पॉइंट? तो वंस यू हैव कैलकुलेटेड ए एंड बी, तो किन से आप इस इक्वेशन को लगा सकते हैं? ए माइनस बी इज आइदर मीन्स ए माइनस बी इज मोर देन और इक्वल टू 10% ऑफ बी, ये है या नहीं है? अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है तब हम फॉलो करेंगे एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग, अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता है तब हम फॉलो करेंगे मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग, गॉट दिस पॉइंट? अब आके समझते हैं कि सर ये एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग क्या होता है। तो एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग कब फॉलो कर रहे हैं? जब मॉडिफाइड टर्म्स आर सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल टर्म। तो इस केस में क्या करते हैं? हम डी रिकॉग्नाइज करते हैं अपने एग्जिस्टिंग लायबिलिटी को, और न्यू लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज करते हैं एट इज फेयर वैल्यू। तो डी रिकॉग्नाइज करना है अपने एग्जिस्टिंग लायबिलिटी को एट इज कैरिंग अमाउंट, और रिकॉग्नाइज करना है एक न्यू लायबिलिटी को एट इज फेयर वैल्यू। तो उसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा फेयर वैल्यू न्यू लायबिलिटी। तो हाउ टू कैलकुलेट फेयर वैल्यू न्यू लायबिलिटी? जब भी आप फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हो, तो आपको यूज करना पड़ेगा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट,
on the date of modification only. तो fair value of new liability will be equal to what? Present value of modified contractual cash outflow. ध्यान सुनिएगा, present value of modified contractual cash outflow discounted by using current market rate of interest on the date of modification. On the date of modification, तो आपको market rate of interest ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफकोर्स क्वेश्चन में देगा। अगर नहीं दिया हुआ है तो हम क्या एज्यूम करेंगे, जो मॉडिफाइड टर्म्स है that are at market terms, so we'll assume that modified terms are at market term, then modified contractual rate of interest, ध्यान सुनिएगा, modified contractual rate of interest will be equal to the market rate of interest on the date of modification. तो अगर आपको market rate of interest on the date of modification नहीं दिया है तो हम assume कर लेंगे जो modified contractual rate of interest है वही आपका market rate of interest है on the date of modification। समझ में आया? तो once you calculated fair value new liability, फिर आपको calculate करना है gain और loss on डी रिकॉग्निशन ऑफ एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो फेयर वैल्यू ऑफ न्यू लाइबिलिटी लोगे, उसमें ऐड कर दोगे एनी लीगल फी पेड ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन और से माइनस करोगे कैरिंग अमाउंट ऑफ एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी। जो डिफरेंस होगा वो होगा गेन और लॉस ऑफ मॉडिफिकेशन, एंड गेन और लॉस ऑफ मॉडिफिकेशन में भी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। करेक्ट। एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ, ये जो लीगल फी पेड है दैट इज ए मॉडिफिकेशन एक्सपेंस, दैट इज नॉट ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो लीगल फी पेड इज नॉट ए ट्रांजेक्शन कॉस्ट, इट इज पेड फॉर मॉडिफिकेशन। तो इसको आप ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं मानोगे, ये आपका मॉडिफिकेशन कॉस्ट है। तो एनी लीगल फी पेड इज पेड ऑन मॉडिफिकेशन, गॉट दिस पॉइंट। तो इसके बाद आपका एक जर्नल एंट्री क्या होगा, आप ओल्ड लाइबिलिटी को डी रिकॉग्नाइज करोगे। तो ओल्ड लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू न्यू लाइबिलिटी टू बैंक मीन्स फॉर लीगल फी पेड। एनी डिफरेंस, जो भी डिफरेंस होगा इस जर्नल एंट्री में, या तो वो गेन होगा या तो लॉस होगा। डेबिट में आया तो लॉस है, क्रेडिट में आया तो गेन है। दिस गेन और लॉस विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद आप एक एमोटाइज कॉस्ट टेबल प्रिपेयर कीजिए by using effective rate of interest, and effective rate of interest will be equal to market rate of interest on the date of modification। तो जो भी आपका नया लायबिलिटी है उसके लिए एक amortized cost टेबल बनाइए by using effective rate of interest, and effective rate of interest will be equal to market rate of interest on the date of modification। of course आप amortized cost टेबल बना सकते हो, उसको बनाने के बाद आप corresponding journal entry पास कर लीजिए for interest expense and payment of liability। got this point? yes sir। now coming to modification accounting, तो मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग के लिए इंड एस 109 साइलेंट है, मींस इंड एस 109 ने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं दिया है फॉर मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग, बिकॉज इंड एस 109 साइलेंट है। इसलिए आईसीएआई हैज गिवन टू ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग अप्रोच। एग्जाम में या तो अप्रोच 1 यूज कर सकते हो या तो अप्रोच 2 यूज कर सकते हो। हालांकि मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर अकाउंटिंग है अप्रोच 2। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो वन ऑफ द क्वेश्चन गिवन बाय आईसीएआई उसमें उन्होंने अप्रोच 2 ही यूज किया है। हालांकि आईसीएआई हैज गिवन आइदर 1 और 2, तो आप एग्जाम में दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो। लेकिन बेटर अकाउंटिंग बोले तो बेटर अकाउंटिंग क्या है, अप्रोच 2 है। तो अगर आप अप्रोच 2 समझ जाते हो तो अप्रोच 2 ही लगा के आना। गॉट दिस पॉइंट। तो अप्रोच 1 क्या है पहले देखते हैं। अप्रोच 1 इज सिंपल अकाउंटिंग। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि सारा गेन और लॉस हम इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेंगे ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन। तो जितना भी आपने लीगल फी पे किया है, वट एवर लीगल फी इज पेड ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, that will be recognized as an expense on the date of modification only। तो क्या जर्नल एंट्री पास करोगे, मॉडिफिकेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, एंड दैट मॉडिफिकेशन एक्सपेंस विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। करेक्ट। सेकंड में आप क्या करोगे, पॉइंट नंबर 2 में क्या करोगे कि यू नीड टू कैलकुलेट रिवाइज लायबिलिटी। तो रिवाइज लायबिलिटी विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मॉडिफाइड कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो। ये क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मॉडिफाइड कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो डिस्काउंटेड बाय यूजिंग ओरिजिनल ही आया। करेक्ट। तो यहाँ पर रिवाइज लायबिलिटी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। रिवाइज लायबिलिटी क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू होगा किसका, ऑफ मॉडिफाइड कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो डिस्काउंटेड बाय यूजिंग व्हाट, ओरिजिनल ही आया। वंस यू कैलकुलेट रिवाइज लायबिलिटी, उसको आप कंपेयर कीजिए ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट से, ओरिजिनल लायबिलिटी से, जो कैरिंग अमाउंट ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन उससे आप कंपेयर कीजिए। जो इंक्रीज डिक्रीज होगा उसको मिलेंगे गेन और लॉस ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, एंड दिस गेन और लॉस ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर इंक्रीज इन लायबिलिटी हो गया तो क्या एंट्री पास करोगे, लॉस अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। अगर डिक्रीज इन लायबिलिटी है तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू गेन। अंडरस्टूड। दिस गेन और लॉस विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर आप एमोटाइज कॉस्ट टेबल प्रिपेयर कीजिए, amortized cost टेबल बनाइए फॉर दैट रिवाइज लायबिलिटी बाय यूजिंग ओरिजिनल ईआई ओनली। तो आपको यूज करना है यहाँ पर ओरिजिनल ईआई, दैट यू कैन डू। अंडरस्टूड? यस सर।
सेकंड ऑल्टरनेटिव क्या है? सेकंड ऑल्टरनेटिव मैंने पहले बताया, दिस इज बेटर अप्रोच। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो सेकंड ऑल्टरनेटिव यूज कीजिए। यहाँ पे जो लीगल फी पेड है दैट विल नॉट बी रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, उसको क्या करेंगे, जो भी लायबिलिटी, जो आपका एग्जिस्टिंग लायबिलिटी है उससे डिडक्ट कर दोगे। तो वट एवर लीगल फी पेड विल बी डिडक्टेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग लायबिलिटी। तो क्या एंट्री पास करोगे? एंट्री क्या होगा? फाइनेंशियल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगा और इस लायबिलिटी को हम बोलेंगे एडजस्टेड लायबिलिटी। फिर आपको कैलकुलेट करना है रिवाइज ईआईआर। तो रिवाइज ईआईआर कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मॉडिफाइड कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो should be equal to that adjusted liability after point number A, करेक्ट। तो आप कैलकुलेट कीजिए रिवाइज ई आर विल बी इक्वल टू व्हाट, बोलिए। रिवाइज ई आर विल बी इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ modified contractual cash outflow should be equal to adjusted liability. once you calculate revised liability, फिर आप वापस से फिर आपको क्या कैलकुलेट करना है? amortized cost table कैलकुलेट करना है for that, for for the liability for the liability by using that revised EIR, for the liability for by using that revised EIR, correct, understood। तो जो भी आपका एडजस्टेड लाइबिलिटी वो आपका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, उसमें आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग रिवाइज्ड EIR, करेक्ट, एंड देन कॉरस्पॉन्डिंग जर्नल एंट्री पास कर दीजिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग आल्सो। हालांकि एग्जाम पर्पस के लिए एक्सटिंक्विशमेंट अकाउंटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग। तो एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग से क्वेश्चन नहीं आ सकता है, आ तो सकता है, लेकिन चांसेस किसका ज़्यादा है? एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग का क्वेश्चन आने का चांसेस ज़्यादा है। एक काम करते हैं, इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। दो क्वेश्चन लेते हैं, एक एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग का ले लेते हैं, एक मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग का ले लेते हैं। दोनों करने के बाद आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कि इसको प्रैक्टिकली कैसे डील करना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। लेट अस टेक 2 क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। करें, स्टार्ट करें? यस सर। चलिए दो क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग का, एक क्वेश्चन लेते हैं मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग का। जो भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ दैट इज फ्रॉम आईसीआई स्टडी मटेरियल ओनली। कैन वी टेक? यस सर। तो कम टू क्वेश्चन नंबर 47 फर्स्ट। ओके सर। On 1st Jan 2000, XYZ Limited issued 10-year bond for rupees 10 lakh bearing interest at the rate of 10% payable annually on 31st December each year। तो यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू कितना है? 10 लाख, 10% ये आपका कॉन्ट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। द बॉन्ड्स आर रिडीमेबल ऑन 31st December 2009 मींस आफ्टर 10 ईयर फॉर रुपीज 10 लाख मींस रिडीमेबल एट पार, मींस का रिडम्पशन एट पार में हो रहा है। नो कॉस्ट ऑफ फीस आई इंकर्ड मींस कोई भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट का पेमेंट नहीं हुआ। जब भी कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं होता है तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। और क्योंकि क्वेश्चन इज एट मार्केट टर्म्स तो कहने से मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड कॉन्ट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन में कहने से इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड कॉन्ट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट सब बराबर है, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज देयर फॉर 10%। थैंक यू वेरी मच। ऑन 1st Jan 2005 मींस आफ्टर 5 ईयर कुछ हुआ, क्या हुआ? XYZ लिमिटेड एंड बॉन्ड होल्डर एग्री टू ए मॉडिफिकेशन इन अकॉर्डेंस विद विच द टर्म्स इज एक्सटेंडेड टू 31st December 2011 मींस कहने से इट इज एक्सटेंडेड बाय 2 ईयर, क्योंकि एक्चुअल रिडम्पशन डेट कितना था? 31st December 2009। अब पेमेंट होगा 2011 में, 2 साल से एक्सटेंड हो गया। तो जो रिमेनिंग टेन्योर, जो मॉडिफाइड टेन्योर होगा, रिमेनिंग पीरियड वो 5 + 2 7 साल हो जाएगा। इंटरेस्ट पेमेंट आर रिड्यूस टू 5%। तो पहले कॉन्ट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 10%। अब कितना हो गया? 5% हो गया है। द बॉन्ड्स आर नाउ रिडीमेबल फॉर रुपीज 15 लाख। पहले रिडीमेबल एट पार था, अब रिडीमेबल एट प्रीमियम हो गया, मतलब अब 15 लाख का पेमेंट होगा। लीगल एंड अदर फीस ऑफ रुपीज 1 लाख इंकर। ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं, ये मॉडिफिकेशन कॉस्ट है जिसका पेमेंट हुआ है ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन। गॉट दिस पॉइंट? तो आपका मॉडिफिकेशन कॉस्ट कितना पे हुआ है? 1 लाख। XYZ लिमिटेड डिटरमाइन दैट मार्केट इंटरेस्ट रेट, देखिए आपको मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे दिया ऑन 1st Jan 2005 मींस ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन फॉर द बोरिंग ऑन सिमिलर टर्म इज 11%। तो 11% क्या हो गया? आपका मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। रिकॉर्ड जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड टिल 31st December 2006 आफ्टर गिविंग इफेक्ट ऑफ द चेंजेस इन द टर्म्स ऑफ लोन ऑन 1st Jan 2005। तो आपको जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना है। चलिए तो आते हैं सोल्यूशन में। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो मॉडिफिकेशन हो चाहे वो एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग हो, अभी हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले आपको एनालाइज करना पड़ेगा मॉडिफाइड टर्म्स को, करेक्ट। तो हाउ टू एनालाइज द मॉडिफाइड टर्म्स? आपको वो 10% टेस्ट वाला जो इक्वेशन है उसको आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो आपको ए निकालना पड़ेगा, बी निकालना पड़ेगा। ए क्या है मुझे बताइए? ए इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मॉडिफाइड कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो डिस्काउंटेड बाय यूजिंग ओरिजिनल या प्लस एनी लीगल फी पेड, करेक्ट। बी क्या है? बी इज नथिंग बट
कैरिंग अमाउंट ऑफ एग्जिस्टिंग लायबिलिटी, कैरिंग अमाउंट ऑफ एग्जिस्टिंग लायबिलिटी को या तो आप एमोटाइज कॉस्ट टेबल से कैलकुलेट कर सकते हो या तो आप प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक से कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ निकालेंगे ए, तो एनालिसिस ऑफ मॉडिफाइड टर्म्स कर रहे हैं, सबसे पहले निकालिए ए इज इक्वल टू व्हाट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मॉडिफाइड कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो प्लस लीगल फी पेड ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन। अब इसे डिस्काउंट करना है बाय यूजिंग ओरिजिनल ई आया, करेक्ट। तो जो मॉडिफाइड कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो है, तो इंटरेस्ट अब कितना हो गया, इंटरेस्ट रेट कितना हो गया 5%, 5% लगाइए आप नॉमिनल वैल्यू में, दैट इज 10 लाख, दैट इज 50,000। तो 50,000 का आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना है कितने साल के लिए, 7 ईयर्स के लिए अब आपको पे करना है, गॉट दिस पॉइंट। और जो रिडम्पशन वैल्यू वो पहले 10 लाख था, अब कितना हो गया 15 लाख हो गया, तो 15 लाख का पेमेंट होगा आफ्टर 7 ईयर। इसका आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए बाय यूजिंग विच रेट, ओरिजिनली आया। तो देखिए आप जब इक्वेशन लगा रहे तो आप इसको डिस्काउंट कर रहे हैं बाय यूजिंग ओरिजिनली आया, ध्यान रखिएगा ओरिजिनली आया मीन्स 10%। तो आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ऑफ मॉडिफाइड कॉन्ट्रैक्ट कैश आउटफ्लो डिस्काउंटेड बाय यूजिंग 10%। तो इंटरेस्ट कंपोनेंट हो गया 50,000, उसका प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकाल लीजिए फॉर 10% फॉर हाउ मेनी ईयर, 7 ईयर, वो आप निकाल सकते हैं, ये अमाउंट आ जाएगा। फिर जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है 15 लाख को डिस्काउंट कीजिए एट द रेट ऑफ 10% फॉर हाउ मेनी ईयर, 7 ईयर, ऑफकोर्स ये अमाउंट आ जाएगा। ये आपको हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मॉडिफाइड कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो। इसमें आप लीगल फी पेड जो भी पे हुआ है 1 लाख उसमें ऐड कर दीजिए, तो ये जो टोटल अमाउंट हो गया वो ए आ गया। अब आप बी निकालिए, देखिए इस क्वेश्चन में क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ईआर सेम है, तो क्या नहीं से ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस हमेशा सेम होगा, करेक्ट ना। ओपनिंग बैलेंस कितना था 10 लाख, तो क्लोजिंग बैलेंस भी 10 लाख है। वाई, क्योंकि जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है और जो इंटरेस्ट पेमेंट दोनों बराबर होगा, क्योंकि दोनों आप 10% में कैलकुलेट कर रहे हो। तो आपको यहाँ एमोटाइज कॉस्ट टेबल करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कॉमन सेंस लगा के क्या कर दीजिए, जो बी होगा वो 10 लाख होगा। तो ए माइनस बी कितना हुआ 1,12,900 आया। अब ए माइनस बी को आप कंपेयर करोगे 10% ऑफ बी से, जो कि 1 लाख होगा। अब देखिए यहाँ पे ए माइनस बी इज मोर देन व्हाट 10% ऑफ बी, देयरफॉर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया इसका मतलब आप फॉलो करोगे एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग। तो अब आपको एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग लगाना है। अब एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग लगाने के लिए सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे फेयर वैल्यू ऑफ न्यू लायबिलिटी। फेयर वैल्यू ऑफ न्यू लायबिलिटी क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मॉडिफाइड कॉन्ट्रैक्ट कैश आउटफ्लो डिस्काउंटेड बाय यूजिंग मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहीं पर लोग गलती करते हैं, जब भी आप फेयर वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो हमेशा आपको मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है। लेकिन देखिए जब आपने यही कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो का जब आपने ए कैलकुलेट किया था ए, तो यहाँ पर आपने ओरिजिनल ईआर लगाया था, तो यहीं पे डाउट आता है या कंफ्यूजन होता है। जब भी कंफ्यूजन होगा तो एग्जाम में मिस्टेक होगा। देखिए जब भी आप ए और बी, तो यहाँ ए और बी को कंपेयर कर रहे हो, कंपैरिजन जब भी करते हो तो वो सेम टर्म्स में होना चाहिए, क्योंकि बी इज ए कैरिंग अमाउंट। अब कैरिंग अमाउंट आपने निकाला था ओरिजिनल ईआर में, तो यहाँ जब ए कैलकुलेट करोगे तो उसको आप मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट में कैलकुलेट नहीं करोगे, उसको आप सेम टर्म्स में कैलकुलेट करोगे, दैट इज ओरिजिनल ईआर, तभी तो कंपेयर कर पाओगे ना। तो जब ए और बी कैलकुलेट करो तो वो कंपेरिजन पर्पस के लिए, तो जब कंपेयर करोगे या तो दोनों को मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट में कैलकुलेट करो या तो दोनों को ओरिजिनल ईआर में कैलकुलेट करो, दोनों को एक ही टर्म्स में कैलकुलेट किया जा रहा है। तो यहाँ इसलिए हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मॉडिफाइड कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो निकाला बाय यूजिंग ओरिजिनल ईआर, ये कंपैरिजन पर्पस के लिए था, करेक्ट। लेकिन जब आप फेयर वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो तो एट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, जो कि दिया हुआ 11%। तो 11% में आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मॉडिफाइड कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो कैलकुलेट करोगे, तो सेम मॉडिफाइड कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो 50,000 को 11% में डिस्काउंट कर लीजिए फॉर 7 ईयर, देन 15 लाख को भी 11% में डिस्काउंट कर लीजिए फॉर 7 ईयर, ये आपका अमाउंट आ जाएगा 9,58,600। गॉट दिस पॉइंट? यस सर। ये कैलकुलेट करने के बाद निकालिए गेन और लॉस ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑन डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो क्या करोगे, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू लायबिलिटी में ऐड कर दीजिए जो भी लीगल फी पे हुआ है, दैट इज 1 लाख। इसको कंपेयर कीजिए, माइनस कीजिए कैरिंग अमाउंट ऑफ एग्जिस्टिंग लायबिलिटी। अगर आपने ज्यादा पेमेंट कर रहे हो तो लॉस हो गया, कम पेमेंट कर रहे हो तो गेन हो गया। तो देखिए यहाँ पे मॉडिफाइड टर्म्स में आप ज्यादा पेमेंट करो तो 58,600 का लॉस हो गया, करेक्ट। अब आप एक एमोटाइज कॉस्ट टेबल बना लीजिए बाय यूजिंग द न्यू लायबिलिटी, बाय यूजिंग द न्यू लायबिलिटी। तो आपका न्यू लायबिलिटी कितना है 9,58,600। अब इसको आप एमोटाइज कॉस्ट कैलकुलेट करोगे बाय यूजिंग ई आई आर। अब कहने से ई आर इज इक्वल टू करेंट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो करेंट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 11%। तो 11% में आप क्या करोगे, इसको एमोटाइज कॉस्ट कैलकुलेट करोगे या इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट करोगे। तो इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर रहे हैं बाय यूजिंग करंट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, वही आपका ई आई आर हो जाएगा, करेक्ट। अंडरस्टूड? ये आपका हो गया टेबल आप कैलकुलेट कर बना सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है।
फिर जर्नल एंट्री पास कर दीजिए। जर्नल एंट्री क्या होगा, पहले कीजिए ओल्ड लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, फिर जो 10% बॉन्ड था 10 लाख उसको डेबिट कर दीजिए। फिर न्यू लायबिलिटी हुआ 5% बॉन्ड हो गया, उसका नया लायबिलिटी का अमाउंट कितना 9,50,600 और टू बैंक जो भी लीगल फी पे किया उसको टू बैंक कर दीजिए। जो डिफरेंस होगा लॉस को ट्रांसफर कर दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर जो इंटरेस्ट एक्सपेंस का जो सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो कर लीजिए, आपका जर्नल एंट्री हो जाएगा, जितना मार्क्स है आपको मिल जाएगा। गॉट दिस पॉइंट? ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 47। वन एक क्वेश्चन लिया हमने एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग में का, एक क्वेश्चन लेते हैं मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग का। करेक्ट? हालांकि एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग, पहले भी मैं बता चुका हूं। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग का। कम टू क्वेश्चन 48। सिमिलर क्वेश्चन है। ऑन 1st Jan 2000 XYZ Limited issued 10-year bond for rupees 10 lakh bearing interest at a rate of 10% payable annually on 31st December each year. The bonds are redeemable on 31st December 2009, means after 10 years for rupees 10 lakh. No cost of fees are incurred. यहाँ पे भी कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 10%। आफ्टर 5 ईयर फिर क्या लिखा, ऑन 1st Jan 2005 आफ्टर 5 ईयर दोनों ने क्या डिसाइड किया, नो फर्दर इंटरेस्ट पेमेंट बोला है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में कोई भी इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं होगा फ्यूचर ईयर में। द बॉन्ड्स आर रिडीमेबल एट ओरिजिनल ड्यू डेट, बोला कोई एक्सटेंशन नहीं है, ड्यू डेट विल रिमेन सेम दैट इज 31st December 2009 और पेमेंट कितना होगा 16 लाख होगा। लीगल एंड अदर फी कितना पे करे 50,000। 1 सेकंड में बोलना चाहता हूँ, ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है, मॉडिफिकेशन कॉस्ट है। गिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो चलिए देखते हैं इस केस में क्या करेंगे। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आपको कैलकुलेट करना है, पहले एनालाइज करना है मॉडिफाइड टर्म। तो सेम ए बी आपको कैलकुलेट करना। तो ए क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मॉडिफाइड कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो डिस्काउंटेड बाय यूजिंग ओरिजिनल या प्लस लीगल फी पेड। तो यहाँ पर देखिए मॉडिफाइड कॉन्ट्रैक्ट जो कैश फ्लो क्या होगा, 0% इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट तो कुछ नहीं होगा, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका रिडम्पशन हो रहा है 16 लाख में, तो 16 लाख को आप डिस्काउंट कर दीजिए फॉर 5 ईयर एट विच रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, जो ओरिजिनल यार है, तो वो इतना अमाउंट आ गया। अब इसमें आप ऐड कर दीजिए लीगल फी पेड 50,000 है, ये टोटल अमाउंट हो गया। इसको आप बी से कंपेयर कर दीजिए, बी इज नथिंग बट 1 सेकंड व्हाट कैरिंग अमाउंट ऑफ एक्जिस्टिंग लायबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे ई आर एंड कॉन्ट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों सेम है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा मुझे बताइए, जो आपका कैरिंग अमाउंट होगा दैट विल बी इक्वल टू 10 लाख ओनली। करेक्ट? तो ये आपका ए माइनस बी आ गया, इसको कंपेयर कर दीजिए 10% ऑफ बी से, तो 10% ऑफ बी कितना हो गया 1 लाख। तो यहाँ देखिए a माइनस बी इज लेस देन व्हाट 10% ऑफ बी। करेक्ट? तो यहाँ पर आप फॉलो करोगे मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग, तो आ जाते हैं मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग में आ जाते हैं। अब मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग में मैंने आपको दो अप्रोच दिया, अप्रोच 1 अप्रोच 2। बेटर क्या बोला, अप्रोच 2, तो पहले मैं अप्रोच 2 से करूंगा, फिर मैं अप्रोच 1 भी करूंगा। सपोज एग्जाम में आपको अप्रोच 2 डिफिकल्ट लगता है तो अप्रोच 1 कर लेना, क्योंकि अप्रोच 1 इज मोर इजी एज कंपेयर टू अप्रोच 2 फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बट आईसीआई ने अप्रोच 2 यूज किया, इसलिए मैं भी आपको बोल रहा हूँ अप्रोच 2 ही यूज कीजिएगा। अप्रोच 2 क्या है, जो भी लीगल फी पे किया उसको डिडक्ट कर दीजिए फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग लायबिलिटी। तो क्या एंट्री होगा आपका, फाइनेंशियल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट बैंक एक एंट्री हो जाएगा, और जो आपका एग्जिस्टिंग लायबिलिटी कितना था 10 लाख, उसमें से 50,000 माइनस कर दीजिए तो 9,50,000 हो जाएगा। अब आपको रिवाइज ईआर कैलकुलेट करना है, वो क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा जिसमें मॉडिफाई, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट में प्रेजेंट वैल्यू मॉडिफाइड कॉन्ट्रैक्ट कैश आउटफ्लो शुड बी इक्वल टू दिस एडजस्टेड लायबिलिटी 9,50,000। करेक्ट ना? तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द आईआरआर कॉन्सेप्ट, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कीजिए। तो 10% में तो आप पहले निकाल चुके हो प्रेजेंट वैल्यू मॉडिफाइड कॉन्ट्रैक्ट कैश आउटफ्लो। अब 12% में देख लो, इस दोनों के बीच में आपका 9,50,000 आएगा, तो ईआर आ जाएगा 11%, रिवाइज ईआर आ जाएगा 11%। एंड नाउ बाय यूजिंग 11% आपको क्या कैलकुलेट करना है, एमोटाइज कॉस्ट टेबल यूज करना है। तो आपका ओपनिंग बैलेंस कितना हो जाएगा 9,50,000, एमोटाइज कॉस्ट टेबल बना लीजिए, चेक कीजिए बाय यूजिंग रिवाइज ईआर, फिर कॉरेस्पॉन्डिंग जर्नल एंट्री पास कर दीजिए। चलेगा? यस सर, यस सर। करेक्ट? अब अप्रोच 1 में क्या करेंगे, अप्रोच 1 में जो भी लीगल फी पे किया तो उसको हम मान लेंगे एक्सपेंस एंड चार्ज कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो क्या जनरेट हो गया, मॉडिफिकेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड मॉडिफिकेशन एक्सपेंस विल बी ट्रांसफर टू पीयर। यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है रिवाइज लायबिलिटी। रिवाइज लायबिलिटी विल बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मॉडिफाइड कॉन्ट्रैक्ट कैश फ्लो डिस्काउंटेड बाय यूजिंग ओरिजिनल ईआर, जो कि आप कैलकुलेट कर चुके, वही तो आपने ए में कैलकुलेट किया था ना, वो आ जाएगा 9,93,600। करेक्ट? अब इसको आपको कंपेयर करना है फ्रॉम ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट। ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट 10 लाख है, तो देखिए लायबिलिटी कम हो गया, लायबिलिटी कम हो गया तो ये गेन हो गया। गेन कहाँ चल जाएगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चल जाएगा। तो दो जर्नल एंट्री पास करना। अब ना यूजिंग दिस 9,93,600 आपको एमोटाइज कॉस्ट टेबल बनाना है बाय यूजिंग ओरिजिनल ईआर ओनली। तो ये तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। जर्नल एंट्री क्या होगा, बड़ा इजी है, लीगल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट बैंक, फिर लोन को कम करना है तो लोन अकाउंट डेबिट टू गेन, और फिर आपको एमोटाइज कॉस्ट मींस इंटरेस्ट एक्सपेंस और पेमेंट का जर्नल एंट्री पास कर देना है। तो ये आपका मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग का भी ट्रीटमेंट हो गया।
करेक्ट, समझ में तो आ गया होगा, करेक्ट ना। और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो परफेक्ट हो जाओगे। हालांकि मॉडिफिकेशन इज वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट, फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आई एम एक्सपेक्टिंग वन क्वेश्चन इन एग्जाम। एग्जाम में, इस एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में एक क्वेश्चन मॉडिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी से आ सकता है। चलेगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा कि आपको ये जो भी मैं सीरीज बना रहा हूँ फॉर दिस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर का रिवीजन का, कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर समझ में आ रहा है तो एक अच्छा सा मैसेज लिखिए कमेंट बॉक्स में, आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज, करेक्ट। होप यू आर लाइकिंग दिस, करेक्ट। शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। जो भी आप पढ़ाई करो अच्छे से कीजिए, मन लगा कीजिए, पक्का सीए बन जाओगे, कोई भी दो राय नहीं है। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।